अब स्क्रीन मेंशन हो रही है तमाम स्टूडेंट्स को। अरबाना, ईमान, खान सा, स्क्रीन पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी मेंशन हो रहा है। अब देखें क्या लिखा हुआ है। आपको याद होगा आपको याद होगा कि हमने फार्मूला पढ़ा था, कैपिटल एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़ा था जिसका नाम क्या था, न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। और कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ऐसे ही थी। अब देखें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी हम पढ़ रहे हैं, इसकी वैल्यू हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। ये क्या कंडीशन समझाना चाह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी वाज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय हेनरी कैवेंडिश। इसको किस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया, हेनरी कैवेंडिश ने कराया 1798 में। और जिसका नाम क्या था, कैवेंडिश बैलेंस था। जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए उन्होंने कैपिटल जी की वैल्यू निकाली, कौन सी कैपिटल जी की वैल्यू, 6.67 10⁻⁻11 की बात हम कर रहे हैं। ये उन्होंने किस इंस्ट्रूमेंट से निकाली, कैवेंडिश बैलेंस से निकाली। किससे निकाली है, कैवेंडिश बैलेंस के इंस्ट्रूमेंट से निकाली। तो कैवेंडिश बैलेंस के इंस्ट्रूमेंट से जो उन्होंने वैल्यू निकाली है, उसकी क्या कंडीशन थी वो हम देख रहे जा रहे हैं। तो देखें सबसे पहले, इट कंसिस्ट ऑफ टू स्मॉल स्फेयर। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्मॉल स्फेयर ऑफ मास m। आपने जो है वो सबसे पहले दो स्मॉल स्फेयर ले लिए जिसका एक मास जो है वो स्मॉल m है, mounted at the opposite end of a light horizontal rod of length d, which is suspended at its center by fine vertical fiber। सही है, आपने इस वर्टिकल फाइबर से जो है उसको अटैच किया है। सही है, व्हेन टू लार्ज स्फीयर ऑफ मास m। और दूसरा स्फीयर जो लिया है, दो लार्ज स्फीयर आपने लिया जिसका मास कितना है, कैपिटल M है, आर ब्राउट नियर द स्मॉल स्फीयर। और उसको कहाँ रखा गया है, स्मॉल स्फीयर को लार्ज स्फीयर के करीब रखा गया है। और जिसका डिस्टेंस कितना है, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस वो कितना है, स्मॉल आर है, जो कि यहाँ मेंशन हुआ है। सही है, व्हेन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द स्फीयर प्रोड्यूसेस टॉर्क। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। टॉर्क का मतलब क्या है, टर्निंग इफेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे। द ट्विस्ट इन फाइबर इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। तो यहाँ जो फाइबर का ट्विस्ट है, यहाँ से यहाँ तक का जो इसका एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा है। ये एंगल दिया है इन्होंने, तो कह रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क के। तो ये ग्रेविटेशनल, आप कंडीशन देखें, ये वाला फॉर्मूला क्या है, बेसिकली ये वाला फॉर्मूला यही तो है कि एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जब इसको इसमें कन्वर्ट किया तो कैपिटल जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ जो बोल रहे हैं कि द ट्विस्ट इन फाइबर इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। सही, टॉर्क की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आ जाए जरा, आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटती है तो इक्वल टू कांस्टेंट आता है। तो इक्वल टू मौजूद है और कांस्टेंट यहाँ पे c मौजूद है। और यहाँ लिखा हुआ है कि c, क्या लिखा हुआ है कि c इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। अब आप मुझे बताएं तमाम स्टूडेंट, मुझे कैपिटल जी की वैल्यू जब फाइंड आउट करनी है, तो कैपिटल जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये स्मॉल m मल्टीप्लाई हो रहा है, स्मॉल m मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, आप कहेंगे सर उधर जाके ये डिवाइड होगा, स्मॉल m कैपिटल M मल्टीप्लाई होगा, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। आर स्क्वायर डिवाइड होगा, उधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सही है, स्मॉल d मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अगर मैं इसको अरेंज कर दूं कि आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल m कैपिटल M d मल्टीप्लाई बाय c थीटा, तो देखेंगे यही फॉर्मूला बन गया। जब आपके पास आर की वैल्यू गिवन होगी, कैपिटल M की वैल्यू गिवन होगी, स्मॉल की M की वैल्यू गिवन होगी, D की वैल्यू गिवन होगी, कैलकुलेट करने के बाद साइंटिस्ट ने इसकी कितनी वैल्यू निकाली, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये कैवेंडिश ने इसको ड्राइव किया था, कैवेंडिश ने डिफाइन किया, तो कैवेंडिश ने ही इसकी वैल्यू निकाली।
जी भाई, तमाम स्टूडेंट को क्लियर हो गया है तो चैट पर रिप्लाई कर दें। तमाम स्टूडेंट को अगर ये क्लियर हो गया है टॉपिक तो चैट पर रिप्लाई कर दें। ये टॉपिक पेपर में नहीं आता, जस्ट नॉलेज के लिए समझा दिया है। अब जो इन्फिनिक्स स्मार्ट से जो कह रहे हैं नो, तो सही है, एक मरतबा दोबारा समझाएंगे। पहले तमाम स्टूडेंट अपना नाम रीनेम करें। भाई ये जिस नाम से आए हैं ना आप लोग मोबाइल से, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं रिमूव कर दूंगा उन स्टूडेंट को जो अपने नाम से इन नहीं हुए हुए। इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 का नाम क्या है, या तो खुद रीनेम करें या मुझे चैट पर रिप्लाई करें ताकि मैं उनका नाम सेट कर दूं। इन्फिनिक्स नाम से जो स्टूडेंट है उनका नाम बता दें क्या है। इन्फिनिक्स नाम से जो स्टूडेंट हैं रिमशा नाम है। एक मिनट, इनका नाम रीनेम कर रहा हूँ मैं। देखें भाई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो एक आध स्टूडेंट को क्लियर नहीं हुआ है वो दोबारा समझ लें। आप पहले मुझे बताएं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कैपिटल एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ कैपिटल जी की वैल्यू हमने पढ़ी थी 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये पढ़ा था। अब ये हमें देखना है कि ये वैल्यू आई कहाँ से। तो मैंने बताया कि द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी वाज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली बाय हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश नामी साइंटिस्ट ने 1798 1798 में इसको डिस्कवर किया विद इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कैवेंडिश बैलेंस, जिसका नाम क्या था, कैवेंडिश बैलेंस था। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्मॉल स्फीयर। वो सबसे पहले उसने दो स्मॉल स्फीयर ले, जिसका एक का मास उसने स्मॉल एम रखा, दूसरे का मास उसने कैपिटल एम रखा। मैं बता रहा हूँ कहाँ से। एक का मास उसने जो है वो कैपिटल एम रखा, दूसरे का मास उसने स्मॉल एम रखा। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस था उसने क्या रखा, आर रखा। सही है। और जब वो इन दोनों स्फीयर को एक दूसरे के करीब लाया तो क्या कह रहे हैं कि लार्ज स्फीयर ऑफ मासेस कैपिटल एम आर अबाउट नियर द स्मॉल स्फीयर एट अ डिस्टेंस आर। इस कंडीशन पे क्या हो गया है, एट अ डिस्टेंस आर, एट अ डिस्टेंस आर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द स्फीयर प्रोड्यूस टॉर्क। तो उन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की फोर्स से उन स्फीयर के दरमियान क्या प्रोड्यूस हो गया, टॉर्क प्रोड्यूस हो गया, टर्न यानी कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। तो दैट ट्विस्ट इन फाइबर, तो फाइबर में क्या आ जाएगा, ट्विस्ट आ जाएगा। ये फाइबर यहाँ मेंशन है, सही है। फाइबर में क्या आ जाएगा, ट्विस्ट आ जाएगा। और ये द ट्विस्ट इन फाइबर इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क के, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क के। तो जब ये बात कर रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा, एक स्टूडेंट और अपेयर हुए हैं तो अटेंडेंस मेंशन कर लूँ। हाँ, तो सर क्या कह रहे थे कि ये चीज़ जो है वो आप देख रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डी मल्टीप्लाई बाय थीटा के। यानी कि इसको मैं रब करके फिर दोबारा समझाऊं कि ये पूरा फैक्टर जो है एक्चुअली, ये जो पूरा फैक्टर है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस टर्निंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जिसमें ट्विस्ट पैदा हुआ है। जब ट्विस्ट पैदा होगा इसका मतलब वो टर्न हुआ है, कुछ ना कुछ एंगल कवर हुआ है। तो आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटती है तो क्या आता है, इक्वल टू कांस्टेंट आता है। और यहाँ कांस्टेंट साइंटिस्ट ने क्या रखा था, सी रखा था। यहाँ कांस्टेंट साइंटिस्ट ने क्या रखा था, सी रखा था। तो अब आप देखें, अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि अगर ये कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल टू सी थीटा है, मुझे कैपिटल जी की वैल्यू निकालनी है। तो कैपिटल जी की वैल्यू निकालने के लिए स्मॉल एम और ये कैपिटल एम, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इधर आके जो है ये कैपिटल एम और स्मॉल एम डिवाइड होगा, आर स्क्वायर डिवाइड होगा, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, डी मल्टीप्लाई होगा, इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखें कि जो ये फॉर्मूला हमने अभी जनरेट किया है कि ये यही फॉर्मूला नहीं बन गया, कैपिटल जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू डी इज इंटू कैपिटल सी इंटू थीटा।
तो जब यहाँ पे आपको आर की वैल्यू पता होगी, साइंटिस्ट को आर की वैल्यू पता थी, कैपिटल एम पता था, स्मॉल एम पता था, डी पता था, सी पता था, थीटा नॉन था, सब वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड और स्क्वायर करके जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया, 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आपके कोर्स के अंदर जो है वो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना, जिस तरह मास ऑफ अर्थ हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं, इस तरह हम कैपिटल जी की वैल्यू उन्होंने फॉर्मूला ड्राइव करके बताया है। इसकी कैलकुलेशन भी कंफर्म हो जाएगी जब हमें फाइबर की कांस्टेंट वैल्यू पता हो, एंगल पता हो, दोनों के मासेस पता हो। अब क्लियर है तमाम स्टूडेंट को? अब आ जाए, अगला टॉपिक है वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ी बड़ी डेरिवेशन है, इसको जरा तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखें जरा तरीके से इसको फोकस करके समझिएगा तो समझ में आएगा। अब हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं वैल्यू ऑफ द डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? पहले तो ये ध्यान में रखें, हाइट। अगर अगर ये अर्थ है और पहले मास यहाँ पे मौजूद था और इसका यहाँ से यहाँ तक का जो फासला था वो रेडियस था, अब इसकी ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? कुछ ना कुछ होगी। अब ये अर्थ है और मास अब इतना दूर चला गया है, ये मास ऑफ अर्थ है, ये स्मॉल एम है, और ये रेडियस ऑफ अर्थ है। अब जो मास इतना दूर चला गया है तो इसकी हाइट अपनी कुछ ना कुछ होगी। तो अब जो टोटल रेडियस निकलेगा, आप कहेंगे सर ये आर ई ऐड होगा किसमें? एच में। आर ई ऐड होगा किसमें? एच में। सही है, बात समझ में आई? और आपको पता है कि जब भी अवे द अर्थ वाला मामला होता है तो ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है। जब भी मास जो है वो जमीन से दूर जाता है तो वैल्यू कम होती है। जब भी मास जो है वो टुवर्ड द अर्थ आता है तो ग्रेविटी की वैल्यू प्लस में लेते हैं, बढ़ती है। अवे द अर्थ ग्रेविटी की वैल्यू माइनस में लेते हैं, टुवर्ड द अर्थ ग्रेविटी की वैल्यू प्लस में लेते हैं। अब हम चेक करना जा रहे हैं कि वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, यानी कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो हाइट पर जाके डिक्रीज होगी। तो the acceleration of gravity small g is the acceleration imparted to a body on its own weight. The acceleration of gravity small g is the acceleration imparted to a body by its own weight. Consider the body of mass m। फर्स्ट कर लिया एक मास m है जो कि सरफेस अर्थ के सरफेस पे रखा गया है। The gravitational force of attraction between the बॉडी एंड द अर्थ इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। आपको पता है फॉर वेट की डेफिनेशन क्या है कि वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर। वजन वो कुव्वत है जो जमीन किसी भी जिस्म को अपने सेंटर की जानिब लाने के लिए कोशिश करती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस फोर्स से आ रहा है जमीन की जानिब तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किस में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट? वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखें जो हमारे पास फॉर्मूला होता है कैपिटल एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है कि कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट कर दिया। कैपिटल जी अपनी जगह पे है, m1 की जगह स्मॉल m आया, m2 की जगह मास ऑफ अर्थ आया और r कन्वर्ट हो गया है रेडियस ऑफ अर्थ में। अब मुझे बताएं, अगर फोर्स जो है वो वेट के बराबर है तो वेट का फॉर्मूला क्या होगा? mg होगा। वेट का फॉर्मूला क्या होगा? mg होगा। तो आपने इस वेट की जगह जो है वो mg रख दिया, ये वाली वैल्यू एज इट इज कॉपी करिए। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, ये m से m जो है वो कैंसिल होगा तो यहाँ कोई m नहीं आएगा, खाली क्या आएगा? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि इस g का r से क्या है? इनवर्स रिलेशन है। अगर मैं इस कैपिटल U कांस्टेंट मान लूँ, अगर मैं इस मास ऑफ अर्थ को कांस्टेंट मान लूँ, जो कि यहाँ लिखा हुआ है कि सिंस कैपिटल G एंड मास ऑफ अर्थ आर कांस्टेंट देन द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज विद इंक्रीज डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्या मतलब? जब आपने इन दोनों को कांस्टेंट मान लिया, तो कांस्टेंट मानो तो आपको पता है ये फॉर्म क्या बन जाएगी? ये फॉर्म ये बन जाएगी g इक्वल टू कांस्टेंट 1 अपॉन आर स्क्वायर। क्या बन जाएगा? g इज इक्वल टू कांस्टेंट 1 अपॉन आज। और आपको पता है जब इक्वल टू कांस्टेंट हटता है तो प्रोपोर्शनैलिटी की साइन आती है। अब आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कि ये इनवर्स का साइन है। रेडियस कम कर दूंगा तो ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी यानी प्लस में आएगी, रेडियस बढ़ा दूंगा तो ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाएगी यानी माइनस में आएगी।
तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि g एट एनी पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ विल वेरी इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इट सेंटर। वेरी का मतलब क्या है? मुसलसल वैल्यू चेंज होगी। वेरी का मतलब क्या? मुसलसल वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। क्या इतनी बात तमाम स्टूडेंट को समझ में आ गई? तो हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ें आगे। क्या इतनी बात तमाम स्टूडेंट को समझ में आ गई? तो यस हम सर। आगे बढ़ें। चैट पर रिप्लाई करें, चैट पर। क्या इतनी बात तमाम स्टूडेंट को समझ में आ गई? तो चैट पर रिप्लाई करें ताकि हम आगे बढ़ें। ठीक है, अब आ जाएं। अब देखें, जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाई थी, अब इसका असल पॉइंट आ गया। अगर ये मास ऑफ अर्थ है, सही है, ये जो है अगर रेडियस ऑफ अर्थ है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो और दूर चला गया है, तो स्मॉल एम और इसको हाइट मान लिया, तो इसकी टोटल हाइट क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर इसका जो टोटल रेडियस होगा वो आर प्लस एच होगा। कितना होगा? आर प्लस एच होगा। अब जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया वो क्या फॉर्मूला है? ये वाला फॉर्मूला है, याद रखें। कौन सा फॉर्मूला है? जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो आप देखें, जी की जगह जो है वो जी रख, हाइट आ गया, एल्टीट्यूड जी एच रखा गया, कैपिटल जी एज इट इज कॉपी हुआ, एम ई एज इट इज कॉपी हुआ। इस आर की जगह हमने वैल्यू क्या पुट करी है? आर प्लस एच पुट करिए, तो आर प्लस एच आ गया और स्क्वायर एज इट इज कॉपी होगा। स्क्वायर क्या होगा? एज इट इज कॉपी होगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब जरा तमाम स्टूडेंट देखें, हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी हैं। एक इक्वेशन वन ये है, एक इक्वेशन वन ये है, और एक इक्वेशन टू ये है। तो सवाल क्या है? डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन। अब हम इसका एक रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, अच्छा मैं इक्वेशन आपके सामने दोबारा मैंने कॉपी कर दी थी, वो कौन सी है? इक्वेशन वन ये है। लेट सपोज मैंने सामने लिख दिया आपकी इक्वेशन वन। अब देखें, जब इक्वेशन टू को मैं इक्वेशन वन से डिवाइड करूंगा तो इक्वेशन टू का जी एच इधर कॉपी होगा और इक्वेशन वन का जी इधर कॉपी होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो गया। और देखें, ये पूरा फैक्टर मैंने लिख दिया इधर, ये पूरा फैक्टर इधर लिख दिया, और कहा ये डिवाइड हो रहा है किससे? इस पूरे फैक्टर से। तो ये पूरा फैक्टर आ गया, सही है, ये पूरा फैक्टर आ गया। अब आपको पता है स्टूडेंट, जब आपको पता है जब डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज होती है, आपको क्या पता है? जब डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज होती है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो आर स्क्वायर ऊपर चला गया और जी एम ई नीचे आ गया, सही है। तो ये कंडीशन हो गई। अब देखें जरा, कैपिटल जी से कैपिटल जी कैंसिल होगा, मास ऑफ अर्थ से मास ऑफ अर्थ कैंसिल होगा, आर स्क्वायर एज इट इज कॉपी होगा और ये वाला आर प्लस एच एज इट इज कॉपी होगा। क्या यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को बात समझ में आ गई है? सही है बेटा। राहिमा, ये कैपिटल एम इसलिए लिखा हुआ है कि जहां आप M1 को स्मॉल एम लिया तो दूसरे मास में उन्होंने कैपिटल एम लिया, ताकि दोनों के मासेस में फ़र्क वाजह हो सके। अच्छा, अब आप देखें, कहीं पर हम एलसीएम अगर लिया हुआ होता है तो हम उसको एलसीएम ब्रेक कर देते हैं। इसी तरीके से कहीं हमारे पास यूं फॉर्मूला होता है कि वन अपॉन ए अपॉन बी, तो हम उसको यूं ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो ए अपॉन बी अपॉन ए हो जाता है। अब मैंने इसको यहाँ पे वन के फैक्टर में डिवाइड किया है। तो ये बेसिकली क्या हुआ है, मैं जब इसको, जब मैं इस वाले आर स्क्वायर को नीचे लेके आऊँगा तो ऊपर क्या बच जाएगा? कुछ नहीं बचेगा, तो वन बचेगा। तो ये अपनी आसानी के लिए हमने काम किया, क्यों किया है भी आगे हमें समझ में आने वाला है। ये एज इट इज कॉपी हुआ, ये एज इट इज कॉपी हुआ। अब देखें, ये वाला फॉर्मूला किससे ओपन होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखें ए, अब देखें ये वाला फॉर्मूला मैं ओपन करने जा रहा हूँ। ए क्या है यहाँ पे? ए आर है और एच जो है वो बी है। तो आप कहेंगे सर ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू उठा के इधर पुट कर दी। अब मैं एलसीएम ब्रेक करने जा रहा हूँ। एलसीएम किस तरह ब्रेक होगा? एलसीएम ब्रेक होगा वन अपॉन ये आर स्क्वायर, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, टू आर एच अपॉन आर स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, कितना बचेगा? वन, ये आ गया वन।
आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हुआ तो ऊपर क्या आएगा, ये नहीं आएगा, बस ये आएगा 2h अपॉन आर आ जाएगा, सही। और एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज कॉपी होगा। तो अब आप देखें, जो भी स्क्वायर की टर्म होती है उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत मिनिमम हो जाती है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत मिनिमम हो जाती है, इसलिए उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो ये वाला फैक्टर हट जाएगा और बाकी क्या बचेगा, 1 कॉपी होगा, 1 + 2h/r कॉपी होगा। इसकी पावर कुछ नहीं है तो +1 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1 से जब जाके मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये माइनस की जो टर्म है इस प्लस से आके प्लस माइनस क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये बेसिकली प्लस माइनस माइनस नहीं होती, ये एक इंटर की मैथ का फॉर्मूला है जिसको आप कहते हैं बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम। तो ये उससे सॉल्व होता है, तो ये पावर इससे आगे माइनस होती है। तो द टर्म कंटेनिंग हायर पावर ऑफ h अपॉन a आर नेग्लेक्टेड। तो दिस इक्वेशन शोज दैट द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ h द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ g। अब आपको ये बात पता चल गई है कि जहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होगी हाइट की, g की वैल्यू कम हो जाएगी, g की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हाइट कम होनी चाहिए। ये कहलाती है वैल्यू ऑफ g डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। क्या तमाम स्टूडेंट को यहाँ तक क्लियर हो गया है? तो चैट पर रिप्लाई करें। तमाम स्टूडेंट को यहाँ पर तक क्लियर हो गया है तो चैट पर रिप्लाई करें।